अब हम लोग आते हैं इसी इनर्शिया पे बेस्ड एक थियरी है जो न्यूटन ने जो थियरी दी थी वो इनर्शिया पे ही बेस्ड थियरी थी। इस इनर्शिया पे बेस्ड थियरी पे सबसे पहले काम किया था गैलीलियो नाम के साइंटिस्ट ने। तो गैलीलियो ने सबसे पहले इनर्शिया की थियरी पे काम किया। गैलीलियो ने एक थियरी दी जिसको गैलीलियोस थियरी बोलते हैं। उसी थियरी को हम थियरी या लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया पे ही बेस्ड है। और उसी थियरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके न्यूटन ने अपनी थियरी दी, जिस थियरी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज गैलीलियोस थियरी, इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उसी थियरी का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये उसी थियरी का मॉडिफिकेशन है जो हमने वहां पे अभी जो हमने पढ़ा इनर्शिया के बारे में। इसी थियरी को अभी हम लोग गैलीलियो के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे और फिर उसी को हम लोग न्यूटन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हमने इनर्शिया के बारे में हम समझ गए, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन विल कंटिन्यू दैट डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अब इसी में हम आते हैं गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। गैलीलियोस देखिए, गैलीलियो ने क्या किया, इसी चीज को एक्सपेरिमेंटली बताने के लिए, इनर्शिया को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक पॉलिश्ड सरफेस बनाया, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। जितना पॉलिश्ड बना सकते हैं उतना पॉलिश्ड सरफेस उन्होंने बना दिया। यहां पे उन्होंने ले लिया एक मार्बल की बॉल या स्टील की बॉल भी आप ले सकते हो, दोनों से सेम ही होगा, मार्बल की बॉल या स्टील की बॉल ले लें। दूसरी साइड उन्होंने ऐसी सरफेस तैयार की जिसको किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइन किया जा सकता है। मतलब डिफरेंट एंगल्स पे इस वाले सरफेस को इंक्लाइन कर सकते हैं, इतने एंगल पे, इतने एंगल पे, इतने एंगल पे, जितने भी एंगल पे वो चाहे। ये जो सरफेस आप इधर देख रहे हो, इस सरफेस को डिफरेंट एंगल्स पे इंक्लाइन कर सकते हैं, इतने एंगल, जितनी मर्जी हो उतने एंगल पे इंक्लाइन कर सकते हैं। ऐसे सरफेस उन्होंने बनाए। अब उन्होंने क्या किया, यहां से पहले हाइट की मेजरमेंट कर ली कि ये कितनी हाइट पे, जिस बॉल को छोड़ रहे हैं हम यहां से, वो कितनी हाइट पे। अब जब इस बॉल को यहां से छोड़ा गया और दूसरी साइड इंक्लाइंड सरफेस पे उन्होंने जब देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि जब इस बॉल को छोड़ा गया, ये बॉल नीचे आया, यहां पे आया, यहां पे आया, फिर दूसरी साइड इस सरफेस पे मूव किया, तो इस सरफेस पे जो मूव किया, ये उतने ही हाइट पे पहुंचा, एग्जैक्टली उतने हाइट पे पहुंचा जितनी हाइट से इसको छोड़ा गया था। मतलब अगर इसको h हाइट से छोड़ा गया तो दूसरी सरफेस पे, इंक्लाइंड सरफेस पे, वो h हाइट पे ही पहुंचा। इस डिस्टेंस से इसको कोई मतलब नहीं। ये जो दूसरी साइड की ये जो पॉलिश्ड सरफेस है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है। ये जब तक उस हाइट तक नहीं पहुंच गया जिस हाइट से इसको छोड़ा गया है, तब तक वो मूव करता रहा और उसी हाइट पे पहुंच करके वो रुका है। फिर उन्होंने क्या किया, इसकी एंगल को चेंज किया और इन्होंने क्या देखा कि फिर से ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली उतनी हाइट तक ही पहुंचा है जितनी हाइट पे से उसको छोड़ा गया था। फिर से उन्होंने इंक्लाइंड सरफेस तीसरा तैयार किया और उन्होंने क्या देखा कि फिर से ऑब्जेक्ट उसी हाइट पे पहुंचा है जिस हाइट से उसको छोड़ा गया था। समझ में आ रही बात क्या हो रहा है? डिस्टेंस से, इस डिस्टेंस से S1, S2, S3, इस डिस्टेंस से इसको कोई मतलब नहीं है। S1 is not equal to S2 is not equal to S3, लेकिन इस तीनों ही केस में एक चीज बराबर थी, and that was height। तीनों केस में हाइट जो वहां पे पहुंचा, ये हाइट सेम थी।
ठीक है, ये एक्टिविटी जब उन्होंने किया तो उन्होंने क्या देखा, अब देखो, अब गैलीलियो ने क्या किया, ये सारा हाइट तो पता चल चुका कि हाइट सेम आया। अब उन्होंने क्या किया, इस इंक्लाइंड सरफेस को हटा दिया, इधर इंक्लाइंड सरफेस को हटा दिया और इधर सिर्फ एक पॉलिश्ड सरफेस क्रिएट किया। तो अब उन्होंने क्या देखा कि ये जो बॉल है, ये बॉल, मूविंग बॉल रुकी ही नहीं, ये बॉल रुकी ही नहीं जब तक कि उसको बाहर से हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके रोकेंगे नहीं, तब तक वो रुकेगी ही नहीं। मतलब क्या, मतलब ये कि an object in motion will continue to be in motion। जो मोशन में, आप यहां से आगे की बात करो, यहां से आगे की चलो बात करते हैं, इधर को छोड़ देते हैं कि मोशन कैसे क्रिएट हो, चलो जाने दो, यहां से आगे की बात करें। यहां पे इस बॉल में मोशन है, अब ये मोशन कंटिन्यू हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है, वो बॉल रुका ही नहीं सरफेस, प्लेन सरफेस पे, जब तक कि उसको बाहर से रोका नहीं गया तब तक वो रुका नहीं। बाहर से रोकने वाला फैक्टर कौन है, बाहर से रोकने वाला फैक्टर जो है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन था, फ्रिक्शन था। तो उन्होंने क्या किया, इस फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर दिया, इन्होंने इस फ्रिक्शन को क्या किया, मिनिमाइज कर दिया, लीस्ट कर दिया, जितना लेस हो सकता था उन्होंने फ्रिक्शन को लेस कर दिया, एकदम पॉलिश्ड सरफेस क्रिएट किया। तो रुका ही नहीं, जब तक कि वहां पे फ्रिक्शन नहीं था तब तक वहां पे रुका ही नहीं। तो मतलब यहां पे कि an object in motion will continue to be in motion unless and until this external force, this one is the external force which is responsible to stop that object। अगर हम इसको मिनिमाइज करते हैं तो ऑब्जेक्ट रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो यही मोशन, यही थियरी किसने बताई, गैलीलियो ने बताई। गैलीलियो ने ये थियरी बताई और इसी थियरी को फिर न्यूटन ने अपनी लॉ में यूज किया। और गैलीलियो की थियरी बोलो, चाहे न्यूटन की थियरी बोलो, न्यूटन की फर्स्ट लॉ बोलो, चाहे आप लॉ ऑफ इनर्शिया बोल लो, एक ही बात है, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, an object in any particular direction will continue that direction unless and until this external force is applied on it। तब तक वो रुकेगा नहीं, फ्रिक्शन नहीं है तो रुकेगा नहीं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जब तक हम उस पे अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा, अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर मोशन ना, अभी बताया था ना, अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर मोशन। तो जब तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक ये रेस्ट में रहेगा, जब तक हम उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स रिस्पांसिबल है, इंपॉर्टेंट है उसके मोशन के लिए, ठीक है। तो ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ और इसी को हम लोग गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं, इसी को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट विल कंटिन्यू टू बी इन रेस्ट until and unless an external unbalanced force is applied on it। चाहे वो मोशन में है तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए, अगर वो रेस्ट में है तो एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए उसको मोशन में क्रिएट करने के लिए, मोशन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियोस लॉ। तो ये था इनर्शिया के बारे में। अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है मोमेंटम। मोमेंटम को ध्यान से समझना होगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी आएगा मोमेंटम से, और मोमेंटम से ही न्यूटन का सेकंड लॉ भी डिराइव होगा। तो ध्यान से समझना पड़ेगा मोमेंटम को, क्योंकि यहीं से हमें न्यूटन का सेकंड लॉ डिराइव करना है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। तो मोमेंटम क्या होता है, देखिए
मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्मॉल p से डिनोट करेंगे, कैपिटल P से मत डिनोट कीजिएगा, क्योंकि कैपिटल P से प्रेशर को डिनोट किया जाता है। स्मॉल p से हम लोग मोमेंटम को डिनोट करते हैं। तो मोमेंटम का जो डेफिनेशन होता है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। This is product of mass and velocity. तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ये इसका डेफिनेशन भी है और यही इसका फॉर्मूला, ठीक है। यही इसका डेफिनेशन भी हो गया और यही इसका फॉर्मूला भी हो गया। आप इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हो, मास टाइम्स वेलोसिटी। मोमेंटम p इज इक्वल टू मास m इंटू वेलोसिटी v। तो अगर हम इसकी SI यूनिट निकालें मोमेंटम की, तो SI यूनिट क्या बनेगी इसकी? मोमेंटम की SI यूनिट, मास की SI यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, और वेलोसिटी की SI यूनिट मीटर पर सेकंड। किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको बोलो ऐसे केजी मीटर ms -1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, या आप केजी मीटर पर सेकंड लिख सकते हो। ये सारे तरीके इससे यूज किए जा सकते हैं। अब मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, ये एक स्केलर है कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसको समझते हैं। देखिए, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। अब मास कौन सी क्वांटिटी है? मास होता है स्केलर। स्केलर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन ना हो, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ उसकी एक वैल्यू है, जिसमें सिर्फ उसका एक मैग्नीट्यूड है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। बट यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो है क्या? एक वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो जब हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी आप कभी एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? उसका रिजल्टेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। जब भी आप एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा उसका रिजल्टेंट? रिजल्टेंट उसका होगा एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब इसका मतलब जो मोमेंटम है, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी हो गई? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग बोल देंगे किसको? वेक्टर क्वांटिटी उस तरह की क्वांटिटी व्हिच विल हैव मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड होगा, एज वेल एज उसमें एक डायरेक्शन भी होगा, एक फिक्स डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा और साथ में उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा। तो फिर अब हम लोग इसके करेंगे न्यूमेरिकल्स। आंसर जो है आप चैट पे लिख करके रिप्लाई करोगे। आपके चैट को सिर्फ मैं देख पाऊंगा और बाकी बच्चे नहीं देख पाएंगे, तो मैं आपके आंसर बता दूंगा कि आपने सही आंसर किया है कि गलत आंसर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन, find the momentum of an object of mass 50 kg 50 kg moving with velocity of 4 meter per second। क्षितिज, यूनिट नहीं लिखा है आपने, यूनिट नहीं लिखा है तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे। मोमेंटम की यूनिट भी लिखिए साथ में। काव्य आपका आंसर सही है, देवांश आपका आंसर सही है, उत्कर्ष आपका आंसर सही, उत्कर्ष आपका यूनिट गलत है, उत्कर्ष यूनिट गलत है, आपका आंसर सही है बट यूनिट गलत है। चलिए तो देखिए, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोमेंटम इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। 50 है मास और वेलोसिटी है 4, क्या हो जाएगा? 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 200 केजी मीटर पर सेकंड।
मास का यूनिट हमेशा किस में रखना है? मास का यूनिट हमेशा किलोग्राम में ही रखना है। दूसरा यूनिट अगर है तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए। हमेशा मास का यूनिट हमेशा किलोग्राम ही रखना है। कोई भी ग्राम है किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, क्विंटल है किलोग्राम में कन्वर्ट कीजिए, मिलीग्राम है तो भी उसको ग्राम केजी में कन्वर्ट कीजिए। तभी भी केजी में हमेशा मास का ऐसा यूनिट ही केजी होता है। और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो दूसरा कोई भी यूनिट दी हुई है वेलोसिटी की, उसको पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अ बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम is fired with velocity of 200 meter per second. Find its momentum. लक्षित सही है, आंसर गलत है। काव्य आपका आंसर सही है, दिव्यम सही है। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास इज 200 ग्राम, 200 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 1000। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अगेन 200। 2 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 20 इंटू 2 कितना हो गया? 40 केजी मीटर पर सेकंड विल बी द आंसर। A vehicle of mass 1500 kg moving with a speed of 72 km per hour. 72 km per hour. Find its momentum. मास कितना है? 1500 kg, सॉरी 1500 kg इनटू वेलोसिटी। अब जो 72 किलोमीटर पर आवर है इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 4 जा होता है 72, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया? 20 हो गया। 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? 30,000 kg मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द मोमेंटम find the momentum of a bullet of mass 20 gram moving with a velocity of 400 meter per second. 400 meter per second. देखिए, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है? 20 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज 400। 2 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, तो मोमेंटम इज इक्वल टू 8 kg meter per second. This will be the answer, 8 kg meter per second. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, इसको हमने ऊपर की ओर थ्रो किया है एट विद 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है जिसको हम जी भी डिनोट करते हैं, दैट विल बी -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उस वक्त उसकी मोमेंटम कितनी होगी ये आपको कैलकुलेट करनी है। इसका आंसर होगा 0। जब हाईएस्ट पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो वो वहां पे रुक जाता है और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, जैसे बॉल ही ऊपर फेंको, तो वो हमेशा ऊपर तो जाएगा नहीं, एक सर्टेन पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुकेगा। वही उसका हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे जाके वो रुकेगा और वहां से नीचे गिरना शुरू होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट जहां पे वो रुका
उसकी फाइनल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, और जीरो होगी तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी जब जीरो है तो मास इनटू जीरो हो गया, और यहाँ पे मोमेंटम क्या हो गया, जीरो हो गया। फाइंड द मोमेंटम of an object of mass 10 kg falling from a height of 80 centimeter 80 centimeter just before striking the ground if acceleration due to gravity is 10 meter per second square 10 meter per second square। एक ऑब्जेक्ट है 10 केजी का, इसको ऊपर से हम छोड़ रहे हैं, ठीक है, रिलीज्ड मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो, डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है वो है 80 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है इसकी मोमेंटम जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड पे स्ट्राइक करने से जस्ट पहले इसका मोमेंटम क्या होगा। हमें मोमेंटम निकालना है जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, तो यहां पे हमें निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी। मोमेंटम निकालने के लिए मास इनटू वेलोसिटी करना पड़ेगा, और मास तो हमको पता ही है, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको कौन कौन सा फॉर्मूला आपके पास है, v इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला आपके पास है, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकाल के भी निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला आपके पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला भी आपके पास है, और ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो s गिवन है आपको, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, u जो है यहाँ पे जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज किया गया तो u इज जीरो स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू आपको गिवन है 10 इंटू s की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 0 0 0 कट किया, 2 इंटू 8 हो जाएगा कितना, 2 इंटू 8 हो जाएगा 16। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 16, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम निकालने के लिए मास इनटू वेलोसिटी, मास की वैल्यू 10 दे रखी है, वेलोसिटी हमें कितना दे फाइंड आउट हुआ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 40 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम 150 ग्राम which is balled with speed of बॉलिंग किया उसको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, which is balled at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर। You have to calculate its momentum। इसका आंसर होगा 3.75 kg मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मास है 150 अपॉन 1000, केजी में कन्वर्ट किया तो वेलोसिटी इज 90 को क्या करो
5/18 से मल्टीप्लाई करो और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो। 5 × 5 25 हो जाएगा। ये यहां से कट के आ गया 40 टाइम्स, सीधा ये कट गया 15/4, दिस विल बी 3.75 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकंड, नॉट स्क्वायर, this will be kg meter per second, this will be the answer। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, आज का लास्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड मोमेंटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। Find momentum in each of the following case। फर्स्ट में लिखें फर्स्ट केस है an elephant of mass 2000 kg, an elephant of mass 2000 kg moving at the speed of 18 km per hour, moving at the speed of 18 km per hour। नेक्स्ट केस में लिखें a bullet of mass 20 gram, a bullet of mass 20 gram moving at 400 meter per second। एलिफेंट का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है एलिफेंट का 2000, वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18 × 5/18 कट होकर के 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,000 kg मीटर पर सेकंड। ये हो गया एलिफेंट का, ठीक है, ये एलिफेंट का हो गया। हाँ क्रिस, बुलेट का सही है। अब बुलेट का दे रखा है 20 ग्राम और 400 मीटर पर सेकंड। बुलेट का देखिए 20 ग्राम, तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी 20 ग्राम, 20 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू वेलोसिटी 400, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया 8 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आज हमने सीखे कि मोमेंटम क्या होता है और मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। कन्वर्जन करने के लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कन्वर्ट करना। जब तक हम कन्वर्ट नहीं करेंगे उसको, तब तक वो जो है एक प्रॉपर एसआई यूनिट में नहीं आता है। इस चीज को हमें समझना था, क्योंकि हम इससे जब फोर्स निकालेंगे तो हमें इस बात का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का मास किसी भी चीज यूनिट में हो, पहले आप उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी भी यूनिट में हो, पहले उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, तब जाके निकलेगा फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बच्चे यहाँ गलत करते हैं, इसलिए मैंने मोमेंटम के इतने सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है, और मैक्सिमम बच्चे अब सीख चुके हो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना, तब जाकर के हम मोमेंटम निकालते हैं, और मोमेंटम से ही हम लोग अगली क्लास में निकालेंगे फोर्स। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं, अगली क्लास में हम लोग इसी से फोर्स कैलकुलेट करेंगे। ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर।